Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 1 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि एनसीईआरटी 12th की बुक से है। साथियों, एनसीईआरटी 11th की बुक से भी मैंने कल टेस्ट अपलोड किया था और उसके पहले आरबीएससी की 11th और 12th की बुक से भी मैंने टेस्ट अपलोड किया था। तो अगर वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। और साथ में सभी को सूचित कर दूं कि आपके 10 बजे के आसपास शिक्षण विधियों का भी टेस्ट आज आ रहा है, तो उसको भी ज़रूर अटेंड करें साथियों। एग्ज़ाम के आपके 122 दिन शेष है। अब देखते हैं कि भाई आप कितनी तैयारी कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वह विधि जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, कहलाती है आत्म प्रतिवेदन, प्रेक्षण, साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षण। यहाँ पर एक शब्द और लिखना चाहिए, व्यक्ति, जो मैंने बोल दिया है। तो मित्रों, उसे कहते हैं आत्म प्रतिवेदन। क्या कहा जाता है उसको? आत्म प्रतिवेदन। भाई व्यक्ति स्वयं के जो विश्वास है, उसके जो मत है, मतलब उसके जो विचार है, उसके बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं खुद ही दे रहा है वो, उसको ही आत्म प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है साथियों। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रथम क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने, साइमन, स्टर्न और थॉमसन। तो साथियों, सबसे पहले जो मानसिक संक्रियाएं हैं, इस रूप में बुद्धि के संप्रत्यय को औपचारिक बनाने का प्रयास किया था अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। किसने किया था साथियों? अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने ही बुद्धि का प्रथम सिद्धांत दिया था और बुद्धि के बारे में भी इन्होंने बुद्धिलब्धि सूत्र के बारे में भी बताया था। तो मित्रों, प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्पीयरमैन ने, थ्रस्टन ने, थॉर्नडाइक ने और गिलफोर्ड ने। तो साथियों, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया जिसने, उसका आपको बताना है कि भाई किसने दिया। स्पीयरमैन ने तो द्वितत्व और त्रितत्व का सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व का दिया, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी दिया और थ्रस्टन ने ही प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार साथियों, आपके तीसरे क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं साथियों। प्रश्न 4 है आपका, देखिए चौथा प्रश्न क्या है। घटकीय, आनुभाविक एवं सांदर्भिक जैसे बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं? स्टर्नबर्ग ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने और बिनेट ने। तो साथियों, बिने का कहीं जगह पर नाम बिनेट भी आ जाता है, तो हो सके एग्जाम में आपके भी बिनेट आ जाए, तो ये कोई अलग नहीं है, बिने ही है। देखिए, जो बुद्धि के जो प्रकार है, घटकीय बुद्धि, अनुभविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, ये तीनों प्रकार विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा बताए गए हैं। जबकि स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, सामूहिक बुद्धि ऐसे बताए हैं। बिने ने एक ही प्रकार की बुद्धि बताई है साथियों, एक तत्व का इन्होंने सिद्धांत दिया था। और थॉर्नडाइक ने तो क्या किया था? बालू का सिद्धांत दिया था, बहुतत्व वाला, जिसमें बहुत सारी बुद्धि के प्रकार बताए थे। तो साथियों, प्रथम विकल्प यहाँ आपका सही रहेगा प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता जैसे गुण किन बालकों में पाए जाते हैं? पिछड़े बालकों में, सामान्य बालकों में, तीव्र बालकों में और प्रतिभाशाली बालकों में। तो मित्रों देखिए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च प्रतिबद्धता, ये पिछड़े बालकों में तो पाई नहीं जाएगी, सामान्य में भी नहीं पाई जाएगी, ये पाई जाएगी प्रतिभाशाली में, और इनको तीव्र बुद्धि बालक भी कहा जाता है। तो आपका विकल्प नंबर 3 भी सही है साथियों, और विकल्प नंबर 4 भी सही है प्रश्न संख्या 5 में।
मतलब 2 विकल्प सही है, तीसरा और चौथा। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 6 आपके आता है, छठे कृष्ण, ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह से आपको समझना है मित्रों। प्रश्न नंबर 6 क्या है? व्यक्तित्व के संदर्भ में असत्य कथन है। आपको असत्य कथन बताना है। असत्य कथन प्रथम विकल्प है, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। दूसरा है, इससे ही व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति होती है। तीसरा है, इसकी प्रमुख विशेषता भी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। और चौथा है, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों है। तो साथियों बड़ा ही उलझा हुआ प्रश्न आप इसको कह सकते हो, क्योंकि देखिए इस प्रश्न को अगर आप समझते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप साइकोलॉजी को समझकर करने वाले स्टूडेंट्स में से हो और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हल कर पाओगे। मित्रों देखिए असत्य कथन की अगर हम बात करें तो प्रथम कथन क्या है? शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। ये तो सत्य कथन है भाई। इसमें व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति भी होती है कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो भी उसका व्यक्तित्व होता है। चौथा है, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों है, मतलब जो बाहर से दिखाई देता है वो नहीं, आंतरिक भी होता है व्यक्तित्व। लेकिन मित्रों इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये समय के साथ भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जिसका व्यक्तित्व जैसे कोई अंतर्मुखी है तो लगभग वो अंतर्मुखी ही रहता है साथियों। तो मतलब ये जो तीसरा कथन है ये क्या हो गया? यहाँ पर असत्य कथन हो गया। तो इस प्रकार आपका यहाँ तीसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न 6 में। साथियों प्रश्न नंबर 7 है। 7वां क्वेश्चन क्या है? विशेषक उपागम व प्रारूप उपागम का संबंध है अधिगम से, समायोजन से, व्यक्तित्व से और अभिप्रेरणा से। तो साथियों देखिए ये जो विशेषक उपागम है जिनको शीलगुण भी कहा जाता है। दूसरा है प्रारूप। प्रारूप मतलब टाइप, विभिन्न प्रकार के अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये प्रारूप उपागम में आ जाते हैं। और विशेषक उपागम में जैसे विशेषक जैसे व्यक्ति के जो शील गुण हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो साथियों इनका संबंध व्यक्तित्व से होता है। किनसे होता है मित्रों? व्यक्तित्व से। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। आपके 8वां क्वेश्चन क्या है? गांधीवादी व हिटलरवादी विशेषक के कौन से प्रकारों में सम्मिलित है? प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक और सभी। विशेषक का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? शील गुण। तो व्यक्ति जैसे गांधीवादी है, हिटलरवादी, ये व्यक्ति क्या प्रसिद्ध हो गए और वह शील गुण जो व्यक्ति को विश्व प्रसिद्ध बना देते हैं वो कहलाते हैं प्रमुख विशेषक। क्या कहलाते हैं साथियों? प्रमुख विशेषक कहलाते हैं। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों प्रश्न नंबर 9। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका? प्रश्न नंबर 9, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई है? केटल, आइंजैक, फ्रायड और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जिससे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है ये आरबी केटल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? आरबी केटल के द्वारा। मतलब यहां आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 9 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? साथियों प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। आपके 10वां क्वेश्चन क्या है? एक एड्स से ग्रस्त रोगी पूरी तरह से अपने रोग को नकार देता है। उदाहरण है दमन का, प्रक्षेपण का, अस्वीकरण का और प्रतिक्रिया निर्माण का। मतलब किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो रहा है, अगर वो पूर्ण उसको पता भी चल जाता है तो और वो सभी से कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से वो उसको नकार देता है, तो फिर वो कौन सी युक्ति है साथियों? उसको कहा जाएगा अस्वीकरण। क्या कहा जाएगा उसको? अस्वीकरण। तीसरा ही विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं साथियों। 11वां क्वेश्चन क्या है? चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। व्यक्तित्व विकास का पंचअवस्था सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड, एरिक्सन, युंग और आइंजैक। तो साथियों पंच अवस्था सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रायड ने, जिसको आप मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हो।
क्या कहते हो, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। क्योंकि देखिए ये जो पंचावस्था सिद्धांत दिया है इसमें मानव विकास की 5 अवस्था इन्होंने बताई है, जैसे मुख्य, गुदीय, लैंगिक, सुषुप्ता, जननेंद्रिय, ऐसे कुछ अवस्थाएं बताई है 5 प्रकार की। तो मित्रों इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, बार बार किसी स्वप्न का आना, अतीतावलोकन, एकाग्रता में कमी एवं सांवेगिक शून्यता किन विकारों में आता है? आतंक विकार, दुश्चिंता विकार, सामाजिक दुर्वृत्ति और अभिघातज उत्तर दबाव विकार। तो साथियों इसको कहा जाएगा अभिघातज उत्तर दबाव विकार। मतलब अगर व्यक्ति बार बार व्यक्ति को स्वप्न आते हैं, किसी एक ही स्वप्न आता है, एक निश्चित ही व्यक्ति अतीत में चला जाता है बार बार, ठीक है, एकाग्रता में कमी होती है, सांवेगिक शून्यता होती है, तो ऐसे लक्षण साथियों अभिघातज उत्तर दबाव विकार में आ जाते हैं। मतलब यहां आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे साथियों। हो सकता है एक छोटा सा बेबी है मेरा, उसकी आवाज आपको आ रही होगी। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? स्वयं भोजन करना एवं कपड़े पहनना तथा अपनी शौच क्रिया के का ध्यान रखना किस बुद्धि लब्धि में सम्मिलित है? मतलब अगर कोई व्यक्ति खुद भोजन कर लेता है, खुद अपने कपड़े पहन लेता है, खुद शौच क्रिया कर लेता है, तो ये बुद्धि लब्धि कौन सी रहेगी? 35 से 49, 20 से 34, 50 से 70 और 0 से 19। मित्रों 0 से 19 वाला तो ऐसी क्रिया कर ही नहीं, तो मित्रों 0 से 19 तो उसकी बुद्धि लब्धि नहीं रहेगी, 20 से 34 भी नहीं रहेगी, 35 से 49 भी नहीं रहेगी, बल्कि ऐसे व्यक्ति लगभग 50 से 70 के बीच की बुद्धि लब्धि रखते हैं। तो मित्रों तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14। पश्च फ्रायडवादी विचारकों में आते हैं युंग, एडलर, एरिक्सन और सभी। तो मित्रों पश्च फ्रायडवादी विचारकों में युंग भी है, एडलर भी है, एरिक्सन भी है, मतलब उपरोक्त सभी सही रहेगा प्रश्न 14 में। और आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। प्रश्न नंबर 15 क्या है? व्यक्तित्व का वह कौन सा प्रकार है जिसमें व्यक्ति को समाज के नियमों का भय रहता है एवं उसके अनुसार ही क्रियाएं करता है? इदम, अहम, पराअहम और सभी। तो मित्रों इदम में तो व्यक्ति पशुवत हो जाता है, पराअहम में देवत्व हो जाता है, लेकिन सामाजिक किस में होता है? अहम में। तो इस प्रकार दूसरा ही विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा प्रश्न 15 में। तो आज के 15 प्रश्न थे, कमेंट करके जरूर जाए कैसा लगा टेस्ट पेपर और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मैं अधिकतर सारे कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन जवाब सभी के नहीं दे पाऊंगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सुबह 10 बजे या 10:30 बजे तक वीडियो आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।